तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रैड इन अ मेज वाला जो पहले अपन ने एक्सप्लेन किया था ना, समझा था कि भाई कैसे रैड भाग रहा है निकल के, उसका कोड देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से लिख के रखा है स्क्रीनशॉट, ताकि मैं लिखता हूँ तो बहुत अनटाइडी हो जाता है, तो इस बार पहले से लिख के रखा है, समझते जाएंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अपन ने गीक्स फॉर गीक्स का जो अपन ने फंक्शन देखा था ना कि भाई क्या दे रखा है, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर एरे दे रखा है और इंट एन दे रखा है। एन क्या है, इसका साइज है, जो ये मैट्रिक्स है उसका साइज क्या होने वाला है वो दे रखा है, और ये मैट्रिक्स खुद दे रखी है एरे के नाम से। सही है। अब मैंने तुमको बोला था कि भाई हम लोग एक रिकर्सिव नोड बनाएंगे। रिकर्सिव नोड क्या क्या लेगा चीज़ें, वो मैंने बोला था कि भाई ये स्टेट मेंटेन करेगा तो ये एक एरे लेगा। देखो ये रहा हमारा सॉल्व फंक्शन। ठीक है, सॉल्व फंक्शन क्या क्या ले रहा है, अभी इफ पे आते हैं थोड़ी देर में, पहले सॉल्व फंक्शन देख लेते हैं। सॉल्व फंक्शन हमारे पास क्या क्या ले रहा है, ये एक एरे ले रहा है, ये वाला एरे, राइट। मैंने बोला था एरे लेगा, फिर मैंने बोला एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेगा, जो कि रैड की पोजीशन ट्रैक करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट वो ये हो गए रैड की पोजीशन ट्रैक करने के लिए, क्योंकि रैड स्टार्ट तो 0,0 से कर रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0,0, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। फिर मैंने बोला कि भाई एक स्ट्रिंग बना लेंगे जो कि पाथ स्टोर करेगी, राइट। वो स्ट्रिंग ये रहा पाथ, मैंने एक स्ट्रिंग बना ली एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें पास कर दी पाथ। फिर मैंने बोला कि इसका साइज दे रखा होगा, साइज दे देंगे, साइज मैंने यहीं से उठा के दे दिया एन यहाँ पर। और ये इसको चाहिए वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, वो मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट बना के दिया यहाँ पर, वो रिजल्ट पास कर दिया। ये सारी पाथ जब भी हमको एक लीफ नोड पे पाथ मिलने वाला है, वो सारे पाथ हम लोग इस रिजल्ट में डालते जाएंगे। और फिर मैंने बोला कि भाई ये चॉइसेस, जो हमने ये चॉइसेस वाला लूप था ना UDLR, जो मैंने बताया था कि भाई इसके लिए एक क्लास बना लेंगे डी नेम DX DY, और उस क्लास में ये सारी चीज़ें स्टोर कर देंगे, एक U D और L और R, इसके साथ ये DX भी स्टोर कर दिया और DY भी स्टोर कर रखा है। ठीक है, इस चॉइसेस वाले ये देखा ना, ये क्लास है, क्लास या स्ट्रक्चर जो भी बोलो, ये ऊपर डिफाइन कर रखा है मैंने, ये वेक्टर ऑफ चॉइसेस ऊपर डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर बना रखा है चॉइस, करेक्टर डी नेम, ये डायरेक्शन का नाम है, और इन DY और DX। अरे समझ में, ये अपन है जो डेल्टा जो अपन ऐड करेंगे DX DY, जो ओरिजिनल अभी पोजीशन है XY, उसमें DX और DY ऐड करेंगे और न्यू DX न्यू X और न्यू Y बना लेंगे। तो ये अपन ने एक क्लास बना दी, इस क्लास का अपन ने वेक्टर बना लिया, और इसी पे अपन लूप लगाने वाले हैं आगे इस चॉइस वेरिएबल पे। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो कि ये सब तो ठीक है मेरे भाई, और ये तुमने ये क्या कर रखा है, एरे ऑफ 0,01 हो, तो मतलब एरे ऑफ 0,0 क्या है, ये जो हमारा एरे दे रखा था, ये अगर 1 है मतलब ये मूव करने लायक है। मैंने याद है मैंने एक बार बोला था कि भाई अगर यहीं पर ही जो सबसे इनिशियल वाला है, यहाँ जहाँ पर रैड भी बैठा है वहाँ पर 0 दे रखा है, मतलब अगर ये वाला सेल ब्लॉक्ड है, मतलब अगर ये वाला सेल ब्लॉक है, तो ये जो रैट है वो यहीं कहीं फंस गया है, इसकी अनारकली बन चुकी है, याद है ना, तो वो कहीं मूव कर नहीं पाएगा। तो उस केस में तो हमें कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे जो अपना सॉल्व फंक्शन है, जो रिकर्सिव नोड है, वो चलाओ तभी चलाओ जब ये यहाँ पर ग्रीन हो, मतलब ये मूव कर सके। तो मैंने वो बोला कि एरे 0,0 = 1 है, तभी अपना रिकर्सिव नोड अपन आगे काम करेंगे, नहीं तो ये सिंपल जो है ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन करा और यही रिटर्न कर देंगे लास्ट में, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। और रिटर्न से याद आया, आई थिंक ये स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आया नहीं है, आखिर में लास्ट में ये रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ये जो रिजल्ट अपन ने बनाया है ये वाला रिजल्ट आखिर में रिटर्न कर देंगे इस इफ के बाद। चलो, ये बात तो अपना हो गया कि भाई अपना जो रिकर्सिव नोड बना रहा था, वो रिकर्सिव नोड को अपन ने कैसे वेक्टर में, कैसा अपन ने चॉइसेस कैसा बनाया, और अपन ने कैसा फंक्शन में इसको रिकर्सिव नोड को लिखा है, ये बात समझ में आ गई। चलो नीचे आ जाते हैं। अब मैंने तुमको क्या बोला था कि भाई ये रहा हमारा वो रिकर्सिव नोड का फंक्शन। मैंने जो जो बताया कि ये जो चीज़ें ट्रैक करेगा XY कोऑर्डिनेट हो गए, वेक्टर रिजल्ट एक आखिर में आएगा, ये n उसका साइज हो गया, ये पाथ हो गया DDRY वाला, ये एक्चुअल एरे हो गया, और ये चॉइसेस जो अपन ने एक क्लास बनाया था UDLR वाला, और उसके साथ DX DY D नेम करके जो बनाया था वो है। अब मैंने बोला कि भाई एक बेस कंडीशन लिख लेते हैं, तो मैंने बेस कंडीशन के लिए क्या बोला, इस सॉल्व फंक्शन लिखा हुआ है, जब भी इस सॉल्व होगा, मतलब यहाँ करते करते नोड में नीचे करते करते एक लीफ नोड पे आएंगे, तो हमें एक पाथ मिलेगा, है ना। जैसे जो भी अपन डायरेक्शन लेंगे, डी लिया, डी तो डी पाथ में ऐड कर देंगे कि भाई ये डी ऐड कर दिया। फिर इधर अगर अपन राइट लिया तो वही पाथ में फिर राइट ऐड कर देंगे। पाथ क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है सिंपल सी, ये रही, इसमें अपन पुश बैक करते रहेंगे, ये कैरेक्टर DR वगैरह पुश बैक करते रहेंगे। जहाँ पर लीफ नोड पे आ जाएंगे तो अपन इस वाले पाथ को इस रिजल्ट में स्टोर करा देंगे। तो ये बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन हमने एक फंक्शन लिख रखा है इस सॉल्व, जो कि कुछ भी नहीं है, ऊपर डिफाइंड है, क्या है, जब x और y n-1 के इक्वल हो जाए, x = n-1 एंड y = n-1, तो हमें बेस कंडीशन हिट कर जाएगी, और तब हमारे पास जो भी पाथ में एक पाथ आया है DDRY करके, वो हम रिजल्ट में पुश कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। चलो बेस कंडीशन समझ में आ गई, तो अपने आ जाते हैं लूप पे।
लूप मैंने क्या बताया था तुमको कि भाई लूप सिंपल सा है, किसी भी रिकर्सिव नोड पे हमारे पास 4 चॉइसेस है, यू, डी, एल और आर, ठीक है, ये 4 चॉइसेस है। तो अपन ने वो चॉइसेस वाला अपन ने एक स्ट्रक्चर बना लिया था, ये रहा, इसमें यू, डी, एल, आर फिक्स कर दिया, और जो भी चॉइस लोगे उस हिसाब से हमें अभी जो करंट एक्स है और करंट वाई है उसका अपन ने जो भी चॉइस लेंगे उस हिसाब से इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा और एक न्यू एक्स और न्यू वाई बनाना पड़ेगा। और उस वाई के लिए मान लो अभी यहाँ पर है राइट हमारा, उस राइट यहाँ से यहाँ आता है इस वाली न्यू जगह पे, तो इस वाली न्यू जगह वैलिड भी है कि नहीं, ये चॉइस वैलिड कैसे पता चलेगी, क्योंकि ये नई न्यू जगह जहाँ पर जाना चाह रहा है, ये चॉइस क्या बता रहा है कि न्यू जगह जो जाना चाह रहा है, अब जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, तो वो न्यू जगह जहाँ जाना चाह रहा है वो वैलिड है कि नहीं, वो उसके न्यू कोऑर्डिनेट से पता चलेगी कि ये कोऑर्डिनेट आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा, ब्लॉक्ड तो नहीं है, रिपीटेड तो नहीं है, ये सब उससे पता चलेगा। तो मैंने बोला कि ये लूप लगा दिया पहले तो चॉइसेस के ऊपर, ये चॉइसेस है इसके ऊपर अपने लूप लगा के रखा है। लूप से मैंने क्या बोला था कि भाई लूप में 4-5 चीज़ें हैं, एक तो डी नेम है जो कि यू एल डी आर है, डी एक्स है और डी वाई है। तो मैंने इससे डी एक्स डी वाई से न्यू एक्स बनाया, दिख रहा है ना, और न्यू वाई बनाया, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो मैंने इसे न्यू एक्स और न्यू वाई बनाया, जैसे एक्स में ऐड करके चॉइस जो भी अपने ली उसका डी एक्स ऐड करके, डी एक्स क्या है बेसिकली, ये जो मैंने ऊपर ये स्ट्रक्चर या फिर क्लास डिफाइन किया था ना, इसमें डी नेम तो वो यू एल डी आर आ जाएगा, और ये डी एक्स डी वाई वो है 0 या -1 -1 0 1 0 और 0 1 ऐसा, ठीक है। तो मैंने इससे न्यू एक्स और न्यू वाई बना लिया। अब मैंने देखा कि भाई ये चॉइस है, ठीक है, इससे मुझे एक चॉइस ली, इस चॉइस से मैंने न्यू एक्स और न्यू वाई यहाँ पर आ गए अपन, ठीक है। पर यहाँ आने से पहले मुझे ये देखना है ये चॉइस जो ले रहे हो वो वैलिड भी है कि नहीं, तो मैंने इस वैलिड फंक्शन बनाया, उसमें मुझे क्या देना है, न्यू एक्स देना है, न्यू वाई देना है, और ये एरे देना है। एरे क्यों देना है, क्योंकि हमें चेक करना है याद है कि इस एरे में क्या जहाँ पर हम आना चाह रहे हैं वो कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है पहले से। और एन क्यों देना है, एन इसलिए देना है क्योंकि भाई हमें ये देखना है कि यार ये यहाँ से अपन एरे आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे, तो हमें एन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने न्यू एक्स ये चॉइस यहाँ से इस वाले नोड से इस वाले नोड पे आना चाह रहे हैं, एक्स वाई से न्यू एक्स और न्यू वाई बनाना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना कि ये चॉइस वैलिड है या नहीं, है ना। चलो इसमें ज़्यादा खिचपिच हो गई है, मैंने बहुत सारे कट कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं पहले से, तो अब इस पर आ जाते हैं। तो मैंने बोला ये चॉइस वैलिड है कि नहीं, वो देखने के लिए मैंने एक फंक्शन लिख लिया ऊपर, यहाँ पर देख रहे थे इस वैलिड, इसमें न्यू एक्स दिया, न्यू वाई दिया, एन दिया और एरे दिया, इसके लिए मैंने फंक्शन लिख दिया। मैंने 4 चीज़ें चेक करनी थी, वो 3 चीज़ें चेक करनी थी, याद है क्या क्या। पहला तो क्या था कि भाई आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, जो भी न्यू एक्स न्यू वाई यहाँ पर दिया, ये एक्स और ये वाई क्या है, वो न्यू एक्स और न्यू वाई है। तो मैंने आउट ऑफ बाउंड चेक कर लिया कि एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और एन से छोटा होना चाहिए, वाई के लिए भी सेम चीज़ है, मतलब 0 से बड़ा इधर होना चाहिए, यहाँ 0,0 है ना, यहाँ n-1 n-1 है, तो इससे बड़ा इस साइड में होना चाहिए और इससे छोटा, दोनों कोऑर्डिनेट के लिए चेक कर लिया। ये एरे आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर मैंने बोला कि 2 चीज़ें हैं, पाथ ब्लॉक्ड या फिर रिपीटेड। फिर मैंने तुमको ये भी बोला था कि यार रिपीटेड वाली बात अगर ये यहाँ से आया है यहाँ पर, तो ये वाला जो है वो मेरे लिए यहाँ दोबारा नहीं जा सकते, और जो पहले से ब्लॉक्ड है वहाँ पर भी नहीं जा सकते, तो मेरे लिए तो एक जैसे ही हो गया ना। तो ये अगर 0 है और मैं इसको भी 0 से डिनोट कर दूँ तो बात वही पड़ेगी ना। तो मैं खाली चेक करना है कि रिपीटेड और ब्लॉक्ड ना हो, इसका मतलब क्या, ये कोई भी 0 ना हो। तो मैंने बोला भाई एरे जो है यहाँ पर 1 है, अगर 1 है तो सही है, जा सकते हो, मतलब यहाँ पर हो अगर, और इस वाले जगह पे हो, अगर तुम यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ अगर 1 दिख रहा है तुमको तो जा सकते हो। आगे बात समझ में। तो एरे और एक्स वाई जहाँ पर भी तुम जाना चाह रहे हो वो 1 होना चाहिए। अब तुम बोलोगे रिपीटेड हमारे लिए 0 से हमने कब डिनोट करा, वो हम लोग कर देंगे अभी, जब अंदर बढ़ेंगे एक चॉइस लेंगे, यहाँ से एक्स वाई से न्यू एक्स और न्यू वाई पे आ रहे हैं ना, जब आएंगे एक चॉइस ले लेंगे तो हम बोल देंगे कि भाई एक्स वाई जो है वो हम लोग वहाँ जा चुके हैं, तो एक्स वाई पे हम लोग जा चुके हैं, तो वो वाली चॉइस को हम लोग 0 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर अपन एरे ऑफ एक्स और वाई को 0 कर देंगे, ये आगे अभी देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। ये अपन ने लूप लगाया सारी चॉइसेस पे, यू एल डी आर पे, फिर अपन ने देखा कि भाई ये 3 कंडीशन चेक कर ली, आउट ऑफ बाउंड, ब्लॉक्ड और रिपीटेड तो नहीं है। फिर अपन ने आगे देखते हैं क्या करा, देखो फिर यहाँ से हम लोग, ये रिकर्सिव नोड है, इस रिकर्सिव नोड पे आ गए, एक न्यू यहाँ पर रिकर्सिव नोड में जो सारी चीज़ें पास कर रखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक और एक चॉइस ले ली यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यू रिकर्सिव नोड आ गया। न्यू रिकर्सिव नोड मतलब क्या है, न्यू फंक्शन। तो हमने फिर से ये सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया। इस बार किस पे किया, मैंने बोला था ना कि जो एरे है, ये एरे स्टेट मेंटेन करने के लिए हम कितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, स्टेट मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें कर रहे थे, एक चूहे की स्टेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट और इस एक एरे की, एरे में ब्लॉक्ड तो नहीं है, और अगर कहीं जहाँ से होके आए वहाँ पर हम लोग रिपीटेड पे 0 कर देंगे। तो मैंने बोला ये न्यू एक्स और न्यू वाई दे दो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो मैंने बोला इसमें सॉल्व फंक्शन में न्यू एक्स और न्यू वाई पे कॉल करेंगे, एन तो वही है, रिजल्ट वही है, पाथ वही है, एरे में हमने देखो ये चेंज करा है,
एरे में हमने जहाँ पर भी हम लोग जो विजिट होके आए हैं ना, अगर यहाँ से पुराना एक्स और वाई ये था, न्यू एक्स यहाँ पर, न्यू एक्स वाई यहाँ बनाया, पुराना एक्स वाई जो भी इस फंक्शन में यहाँ पर था ना, ये एक्स और वाई, इस फंक्शन में हमने 0 मार्क कर दिया ताकि दोबारा यहाँ ना जाए। दिख रहा है ना ये? तो हमने ये स्टेट चेंज करी ना एक फंक्शन में। मैंने बोला एक फंक्शन की स्टेट दो चीज़ों से मेंटेन हो रही है, एक मैट्रिक्स और एक एक्स और वाई। एक्स वाई का न्यू एक्स न्यू वाई कर दिया, मैट्रिक्स में जहाँ पर पहले जा चुके थे एक्स वाई, जहाँ से आए थे एक्स वाई से न्यू एक्स न्यू वाई पे, वो वाला एक्स वाई अपन ने 0 कर दिया ताकि दोबारा यहाँ ना आ सके। तो ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ आ चुके हैं तो एक पाथ अपन ने यहाँ से डिसीजन ले लिया है, तो पाथ में अपन ने जैसे जो भी डायरेक्शन चूज करी है, ये यू डी एल आर में से जो भी है वो डायरेक्शन अपन ने यहाँ पर पुश बैक कर दी। दिख रहा है? पुश बैक चॉइस का डी नेम क्या है? वही कैरेक्टर यू डी एल आर, इसमें से कोई एक कैरेक्टर इसमें पुश हो चुका है जो भी चॉइस लेके। फिर अगर ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हो गया और फंक्शन का काम नहीं करा तो बैक ट्रैक कर देंगे। बैक ट्रैक करने के लिए हमने वही सारी चीज़ें रिपीट, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर 0 किया था 0 का 1 कर दिया और ये पॉप बैक कर दिया। आ रही बात समझ में? एक बार और देख लो क्या बोला मैंने कि भाई यहाँ से आए, यहाँ पर स्टेट था मैट्रिक्स से और एक्स वाई से स्टेट मेंटेन हो रहा था, यहाँ से यहाँ आए तो हमने फिर से फंक्शन कॉल कर दिया। मैट्रिक्स में जहाँ पर थे पहले उसको विजिटेड मार्क कर दिया, ये विजिटेड मार्क हो गया। और अपन ने पाथ चूज कर लिया, यहाँ पर मान लो डायरेक्शन डी ली थी है ना, डाउन आए थे तो अपन ने डाउन जो है वो पाथ में पुश करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये पुश हो गया और फिर से अपन ने ये सॉल्व फंक्शन यहाँ पर आ गए तो ये फिर से इसकी न्यू स्टेट है, यहाँ पर थोड़ा ये चेंज हो गया, ये विजिटेड हो गया और न्यू एक्स और न्यू वाई पे फिर से अपन ने ये कॉल कर दिया। आ रही बात समझ में? अगर ये काम नहीं करेगा आगे जाके काम सोल्यूशन निकल आएगा नहीं तो फिर बैक ट्रैक करेंगे इसी चीज़ में, क्योंकि एरे अपन ने रेफरेंस में पास कर रखा है और ये जो पाथ है वो भी अपन ने रेफरेंस में पास कर रखा है, तो सब चीज़ें एक ही जगह पे हो रही है ना। तो फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर यहाँ से दूसरा पाथ देखेंगे कि यहाँ से और क्या ले सकते थे, तो वो सारा चीज़ें अपन ने बैक ट्रैक करने के लिए वो रिवर्ट कर दिया। चेंजेस यहाँ जो 0 किया था तो वापस 1 कर दिया और यहाँ पर जो पाथ में अपन ने जो भी डी या आर डाला था वो अपन ने फिर से हटा दिया। आ रही बात समझ में? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा या फिर कुछ रह गया क्या? हाँ, ये देख लिया ना तुमने कि भाई जब बेस कंडीशन में अपन ने यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ये जब इसके बराबर आ जाता है तो हमें पाथ मिलता है और पाथ अपन इस रिजल्ट में पुश कर देते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट भी अपन ने किससे पास किया है? रेफरेंस से पास किया है, याद होगा तुमको, ये रहा, ये रेफरेंस से पास किया है। तो सब कुछ होगा यहाँ पर, ये अपन ने बनाया था, अंदर इसमें पास किया, यहाँ पर ये सब पूरा फंक्शन सॉल्व करने के बाद आखिर में रिटर्न कर देंगे अपन रिजल्ट को। आगे बात समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। तो कोड तो इसका इजी है, सारे फंक्शन कवर हो गए ना, ये स्ट्रक्चर कवर कर लिया, इस सॉल्व कवर कर लिया, वैलिड कवर कर लिया था, सॉल्व फंक्शन कवर कर लिया। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ कि भाई इसकी टाइम कम्प्लिसिटी देख लेते हैं। टाइम कम्प्लिसिटी क्या होने वाली है? तो टाइम कम्प्लिसिटी के लिए मैंने तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि भाई रिकर्सिव ट्री की टाइम कम्प्लिसिटी निकाल लो तो नंबर ऑफ नोड्स निकाल लो और फिर निकालो टाइम कम्प्लिसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम कम्प्लिसिटी एट वन नोड। तो नंबर ऑफ नोड्स ही ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये तो छोटा मोटा होता है। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे आ रहे हैं? मुझे ये पता है कि भाई मैं किसी भी एक नोड पे हूँ तो मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, 4 चॉइसेस कैसे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ मान लो, तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, वही यू डी एल आर चॉइसेस है, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। 4 चॉइसेस है हर एक नोड पे। फिर तुमने एक चॉइस ले ली, मान लो तुमने एक चॉइस लेके यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस हैं? अगर देखा जाए तो चॉइसेस तुम्हारे पास फिर से 4 होंगी। अगर यहाँ पर चलो एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, पर मैं क्या बोलता हूँ कि सिंपलिसिटी के लिए हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एरे बहुत बड़ा एरे है और अभी वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं यहाँ पर भी 4 चॉइसेस मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पास भी 4 चॉइसेस हो गई, राइट? तो हर एक 4 के पास यहाँ पर 4 चॉइसेस हुई, फिर हर एक 4 के पास फिर से 4 चॉइसेस हो गई। तो अब डिपेंड कितना कर रहा है, 4 चॉइसेस कितनी बार चलेंगी ये भी सोचो। ये चलेंगी उतनी बार ही चलेगी जितनी बार इसमें नंबर ऑफ, वर्स्ट केस में कितना चलेगा, मतलब इसको जाना तो यहाँ पर है, वर्स्ट केस में क्या होगा, ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्स वाई, ये स्टेट में एक्स वाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, राइट? ये कोऑर्डिनेट है, फिर यहाँ पर आ गया तो एक न्यू कोऑर्डिनेट है, दोबारा इस पर कभी नहीं आएगा। तो एक बार ये एक लेवल चला, मतलब एक न्यू सेल पे आ गया, फिर एक नीचे लेवल आया, एक और न्यू सेल पे आ गया। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि ये इसको यहाँ जाना है, राइट को यहाँ जाना है, ठीक है, कुछ भी ब्लॉक्ड नहीं है, राइट यहाँ पर है अभी, और उसको यहाँ जाना है एग्जिट पे, कुछ भी ब्लॉक्ड नहीं है, ये पूरा एक सेल चल के जाए, हर एक वर्स्ट केस में ये होगा, पूरा सेल चल के जाए, ये केस हो जाएगा। तो ये जो इसकी हाइट है ना, जब भी अपन कर रहे हैं, एक न्यू सेल है बेसिकली, एक्स वाई जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो न्यू सेल पे आ रहा है। तो नंबर ऑफ सेल कितने हो गए टोटल? n इंटू एन। तो ये जो ऐसे चलेगा नीचे करते करते, ये लेवल 1 पे था, 1 पे 4 था, लेवल 2 पे 4 क्रॉस 4, ऐसे कितने लेवल होने वाले हैं? n क्रॉस n।
तो ये जो 4 जो है 4 इंटू 4 4 4 इंटू करते करते कितनी बार रिपीट होगा ये n स्क्वायर टाइम्स। आ रही बात समझ में? आ रही ना बात समझ में? तो ये बेसिकली अगर 2 टाइम होता है तो 4 स्क्वायर हो जाता है, इतने टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर n स्क्वायर। इस ऑर्डर के नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे। पर अगर तुम इसको थोड़ा और टाइटली बाउंड कर सकते हो, तुम्हें ये भी पता है कि चॉइसेस अगर ये यहाँ पर बैठा है तो इसके पास 4 चॉइसेस है, तुम्हें पता है ना, हर बार 4 चॉइसेस आ रही हैं। पर इन 4 चॉइसेस में ये बंदा एक चॉइस तो चल के आया हुआ ना यहाँ से कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से यहाँ आया, तो अब यहाँ से मान लो यहाँ आया, उसके बाद फिर यहाँ आया, तो ये वाला ब्लॉक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर था, उससे यहाँ पर आया और अभी करंट इस ग्रीन वाले ब्लॉक पे है। तो अब ये दोबारा विजिटेड वाले ब्लॉक पे तो जा नहीं सकता, तो इसके पास हर बार 3 चॉइसेस तो होंगी। वर्स्ट केस में एक चॉइस कम हो जाएगी, किसी भी हालत में इसके पास 3 चॉइस तो होंगी। तो अगर यहाँ पर आएगा तो फिर से अपन देखेंगे कि भाई यहाँ पर आया है तो इसके पास एक डायरेक्शन जहाँ से आएगा ना, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ आया, ये न्यू ब्लॉक आ गया, तो एक डायरेक्शन तो इसके पास कभी नहीं होगी ना, एक यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, कितनी बड़ी मैट्रिक्स है, एक जगह से तो आया ही होगा ना, इस वाली जगह से आया है ना, यहाँ पर मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, इससे तो आया ही है ना। तो हर केस में इसके पास 3 चॉइसेस होगी, क्योंकि एक चॉइस से तो ये हमेशा विजिट होकर आया ही होगा। तो इसको और थोड़ा टाइटली बाउंड करना है तो ये 4 की जगह 3 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू क्या हो जाएगा, कम्प्लिसिटी टाइम कम्प्लिसिटी एट 1 नोड। तो फिर से कोड देख लेते हैं क्या हो रहा है कोड में। इस सॉल्व फंक्शन है, ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है मुझे, ये भी चेक ही है, ऑर्डर 1 लग रहा है। ये तो इस सॉल्व फंक्शन ने पुश बैक किया ऑर्डर 1। और क्या है, चॉइसेस क्या है, चॉइसेस 4 है, 4 चॉइसेस है, कांस्टेंट है, ये भी ऑर्डर 1 है। समझ में आ रही है? ये तो, और ये तो फिर नोड काउंट हो जाएगा, ये तो काउंट में आ जाएगा नंबर ऑफ नोड्स में। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी अपन ज़्यादा इसमें कुछ कर रहे हैं। तो फंक्शंस तो मुझे इसमें ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। ऑफकोर्स ये निकाल दो, ये तो अपन काउंट कर ही रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ और टाइम कम्प्लिसिटी इसके हिसाब से बढ़नी चाहिए, ये ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। अगर होगा भी तो वैसे भी ये बहुत छोटा होगा, ये डोमिनेंट फैक्टर होगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 टू द पावर n स्क्वायर, या फिर ऑर्डर ऑफ 4 टू द पावर n स्क्वायर, कुछ भी कर लो, थोड़ा टाइट करना तो ये कर लो या फिर ये कर लो। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स, बाय। It's not a game, it's a rich thing.